यूपी के उपचुनाव की तारीखें बदली गई हैं। 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके अलावा केरल और पंजाब की भी सीटों पर जो है उपचुनाव की तिथि जो है वो बदल दी गई है। इसके बाद पर केरल की पलक्कड़ सीट है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के अलावा पंजाब की भी डीरा बाबरनाग, छब्बेवाल और गिद्दड़बाहा ये सीटें हैं। बरनाला की सीट भी है और 9 सीटें उत्तर प्रदेश की है। मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, कटेहरी और मझवा सीटें। तो पहले 13 तारीख को होना था मतदान यहाँ पर, लेकिन कई सामाजिक संस्थाओं ने और पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कुछ अपने विचार जो है इलेक्शन कमीशन को भेजे कि क्यों ये 13 तारीख ठीक नहीं रहेगी, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अब डेट बदल दी है। तो 20 तारीख को वोटिंग होगी। जब महाराष्ट्र और झारखंड में वोटिंग होनी है, उसके साथ ही इन यूपी की 9 सीटों पर मतदान होगा। जो प्रेस रिलीज इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी की गई है, उसमें ये कहा गया है कि नेशनल और स्टेट पार्टीज ने, जी हाँ, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, आरएलडी, तमाम पार्टियों ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि उस दिन कई रिलीजियस एंगेजमेंट्स हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग हो सकता है चुनाव में पार्टिसिपेट ना करें। तो वोटर पार्टिसिपेशन अच्छा रहे, मतदान प्रतिशत अच्छा रहे, इसके लिए अगर तिथि बदल दी जाए तो बेहतर है। और अब ये तिथि बदल दी गई है, 20 तारीख हो गई है। हालांकि इसमें वो अभी भी नहीं शामिल हुई, अयोध्या वाली सीट, मिल्कीपुर सीट नोटिफिकेशन अनाउंस ही नहीं। हाँ, ये मतलब इसमें एक कारण तो ये हो सकता है क्योंकि 14 नवंबर को गुरु नानक जयंती है, कुछ लोग 13 और 14 को दोनों दिन मना रहे हैं, तो गुरु नानक जयंती बड़ी बात है। और पॉलिटिकल यदि नज़र से देखेंगे तो 20 नवंबर ठीक है, क्योंकि 13 नवंबर को वोटिंग हो गई तो उसका माहौल का असर 20 नवंबर पर भी पड़ सकता है। नहीं, लेकिन वोटिंग से क्या फर्क पड़ेगा अगर वो आपके बात करने का एक अलग मुद्दा हो जाएगा उस दिन। हाँ जी, लेकिन चुनाव आयोग तो बेसिकली इस प्रदेश के चुनाव आयोग से बाकी सब लोगों से बात करके डेट डिसाइड करता है। बार बार चुनाव आयोग हर चुनाव में देखने में आ रहा है कि देखिए जब हर दिन बदलते रहते हैं। हर पंजाब में जब विधानसभा चुनाव है तब 2 बार डेट बदल गई, इसके अलावा राजस्थान मध्य में प्रदेश में बदली बदली, थी, राजस्थान में बदली, राजस्थान में एक हरियाणा त्योहार आप था। सब जगह हरियाणा बात में भी तो करके बदली थी। प्रदेश में जब बात करके आप डेट तय करते हो तो मुझे लगता है चुनाव हरियाणा की आयोग भी को तारीख इस है। चीज़ को देखना चाहिए कि मतलब उसके समय कौन सा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। एक बार डेट डिक्लेयर हो जाए उसके बाद डेट बदली जाती है। वैसे पॉलिटिकल पार्टीज को कोई फर्क पड़ता है क्या अगर आप तारीख बदल रहे हैं तो? समय ज्यादा मिल जाता है चुनाव प्रचार अभियान करने के समय लिए नहीं, उनके पास। इसमें वोटिंग को दूसरा लेकर भी बहुत महत्वपूर्ण होता और है, क्या क्योंकि जो कोई छुट्टियां उत्सव रहती है तो होता वोटर्स है, चले जाते हैं बाहर। मतलब जैसे वोटिंग राजस्थान में बदला गया था तो वो देवउठनी एकादशी का दिन था, तो वहां पे शादियां बहुत होती है, तो बहुत लाखों लोग उसमें शामिल हैं, शादियों में भी, शादी के उत्सव में, तो वोटिंग पर असर ज्यादा पड़ता है। महाराष्ट्र में एक बड़ा कारण एक बार रुचि कुमार के पास हम चलते हैं। रुचि जी जुड़ गए हमारे साथ। जी रुचि जी, क्या वजह है तारीख बदलने की? देखिए, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ तो बीजेपी और आरएलडी के लोग चुनाव आयोग पहुंचे थे और उन्होंने एक वहां पे एप्लीकेशन दी थी सौरभ, जिसमें ये कहा गया था कि तारीख बदली जानी चाहिए क्योंकि 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा बहुत बड़े पैमाने पर यूपी में मनाई जाती है। और खासतौर से जैसे फूलपुर की सीट है या कुंदरकी है, गाजियाबाद है, मीरापुर है, इन इलाकों के लोग जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो इन दोनों पार्टीज़ का ये कहना था कि ये तारीख सही नहीं है। अगर आप 100% चाहते हैं कि वोट पड़े तो ये तारीखें बदली जाएं। तो जो एप्लीकेशन दी गई थी चुनाव आयोग ने उसको देखा और ये समझा कि यूपी में क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा बड़े पैमाने पे मनाई जाती है और उसका चुनाव पे असर होगा, कई बार बहुत पहले से लोग पहुंच जाते हैं गंगा जी के किनारे स्नान के लिए, इसलिए ये तारीखें बदली गई हैं। सौरभ जी, रुचि बहुत शुक्रिया आपका। तो एक खबर आई थी उपचुनाव को लेकर के, ये डेट्स बदली हैं, 13 की जगह अब 20 तारीख हो गई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको खबर हम दिल्ली की देते हैं। दिल्ली में कल भी हमने चर्चा की थी कैसे यमुना का पानी तो रहा नहीं कि आप डुबकी उसमें लगा सकें, तो जो छठ व्रती होते हैं वो अभी जा रहे हैं कुछ एक, लेकिन उनको मना किया जा रहा है कि आप यमुना में तो मत उतरिए, पानी बहुत खराब है। तो अब क्या कर रही है सरकार और पार्टियां, अलग अलग मैदान ले लिए हैं और मैदानों में इस तरीके से एक नहर सी बना करके छोटी सी, इसके अंदर पानी छोड़ा जाएगा और यहाँ व्रती जो है वो खड़ी होंगी। आप अंदाजा लगाइए, यह हालत है दिल्ली की। अब इसमें पॉलिटिक्स ये है कि जो समितियां ये काम कर रही हैं वो किससे जुड़ी हुई हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं या आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। कल ये धरने पर बैठ गए थे तमाम आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, सांसद संजय सिंह। ये कह रहे हैं कि बीजेपी की और अपनी पुलिस के जरिए बीजेपी हमें जो है छठ के लिए घाट बनाने नहीं दे रही है। एक तो इसको घाट कहने
बड़ा विचित्र है। मैदान में जो आप नहर बना, इसको घाट कह रहे हैं कि हमें घाट नहीं बनाने देंगे। पॉलिटिकल घाट है ये पॉलिटिकल घाट ही है जी, बिल्कुल। अच्छा, उसमें दोनों तरफ का कहना ये है कि भाई एक कह रहा है कि हम 16 साल से यहाँ पर घाट बना रहे हैं, दूसरा कह रहा है नहीं हम 8 साल से बना रहे हैं। भाई तो आप दोनों मिलकर भी बना लो। खैर ये नहीं हो रहा, इल्जाम डीडीए पर लगाया जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया था कि डीडीए अधिकारियों ने उनके इलाके में दलितों द्वारा छठ पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया है। बीजेपी का इल्जाम है कि आम आदमी पार्टी सरकार को सिर्फ पूर्वांचलियों के वोट से मतलब है। दिल्ली की कुल आबादी में अब लगभग 40% पूर्वांचली हैं, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, खासकर इन राज्यों से आने वाले। बीजेपी का कहना है कि यमुना में जहरीला झाग सिर्फ प्रदूषण नहीं है, ये आम आदमी पार्टी सरकार के फैले भ्रष्टाचार का सबूत है। दिल्ली सरकार ने यमुना की सफाई के लिए केंद्र के तरफ से दिए गए 8,500 करोड़ रुपए का क्या किया, ये वो बताए। कुछ बयान है, सुनाते हैं आपको। आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचली विरोधी चेहरा फिर से एक बार सामने आ गया है कि जिस तरह से ग्रेटर कैलाश के उस लोकेशन पे 8 साल से छठ की पूजा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पूजा को रोक रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को यही कहूंगी, छठी मैया सबकी है, वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों की है, वो सभी दिल्ली वालों की है। तो छठ पर राजनीति ना करी जाए, छठी मैया की पूजा होने दी जाए, मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है। एक एक आदमी से आप इलाके में पूछ लीजिए, ये बांसुरी स्वराज तो अपने आप को बहुत बड़ी सनातनी मानती है ना, हिंदू कह रही हैं, ये भगवत गीता है। बांसुरी स्वराज जी इस भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के शपथ खा जाएं, विश्वजीत झा और ये सारे के सारे पूर्वांचली 8 सालों से वहाँ पे छठ पूजा नहीं मना रहे हैं, वो कसम खा जाएं। हम लोग इसके बारे में बात करना ही बंद कर देंगे, हम चले जाएंगे, घर वापस चले जाएंगे। मगर झूठ के सहारे से बांसुरी जी ज़्यादा दिन राजनीति भी नहीं चलती। आपकी माता जी ने बहुत इज्जत कमाई और उन माता जी के नाम पे लोगों ने आपको वोट दिया। आपकी कोई आपका वो नहीं था ट्रैक रिकॉर्ड, मगर आपको आपकी माता जी के नाम पे वोट इसलिए मिला क्योंकि लोगों को लगा जैसे उनका एक सामाजिक दायरा था, पार्टी के अलावा भी वो लोगों की इज्जत करती थी। आपने वो सब कुछ जो है ध्वस्त कर दिया। जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जानबूझ के लोगों की समस्याओं को निदान नहीं कर रही है, बल्कि उलझा रही है। बहुतों की समस्या ये है कि मेरी छठ समिति है, हमारा जगह कैंसिल कर दिया। किसी की समस्या है कि हमारा छठ समिति का नाम और उसका अधिकारी किसी और को बना दिया, सिर्फ छठ का जो पैसा मिलता है वो लेने के लिए। तो ये बहुत ही सनसनीखेज जानकारियां इसमें आ रही हैं कि सिर्फ पैसा लेने के लिए जो छठ समितियों को दिया जाता है, उसके लिए आप अपने किसी आदमी को छठ का अधिकारी बना दें, ये बहुत ही गलत है। जरा दिखाइए जी, ये रहा छठ घाट ही बन रहा है। ये जो छठ घाट बन रहा था, एक बार जरा देखिए, आइए। नहीं, एक सेकंड। ये जो छठ घाट बन रहा था, इसमें अवरोध डाला है माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने। सिटिंग मंत्री होकर इतना ज्यादा सत्ता के मुंह में मदमस्त हो गए हैं कि यहाँ पर आकर रुकावट डाली, अवरोध डाला। चलती हुई जेसीबी से तो उन्होंने चाबी निकाल ली और यहाँ पे समिति के सदस्यों से जाकर उन्होंने बदतमीजी करी। ये रहा 23 सितंबर 2024 का ऑर्डर। ये परमिशन है जो डीडीए ने यहाँ पर जनसेवा समिति को दी है। मैं माननीय मंत्री जी को याद कराना चाहूंगी, मंत्री हैं, विधायक हैं, लेकिन कानून के ऊपर नहीं है। उनकी यदि नियत होती यहाँ पर पूजा कराने की तो डीडीए से परमिशन लेते। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यहाँ पर पूर्वांचली समुदाय, सनातन संस्कृति और हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सौरभ भारद्वाज जी पूर्वांचली विरोधी, हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी बन गए हैं। ये झगड़ा कई दिनों से चल रहा है दिल्ली के अंदर। पहले ये ग्रेटर कैलाश में एक ऐसे मैदान में घाट बनाया था, वहां पर बीजेपी आम आदमी वाली पार्टी वाले टकरा गए। फिर आज खबर आई कि आईटीओ पर भी एक ऐसे ही घाट बनाया जा रहा है। बीजेपी वाले वहां तुरंत पहुंच गए कि हम कब्जे में कर लें इसको, यहाँ पर हम अपना घाट बनाएंगे। भाई घाट जिसके लिए बनाना है आप उसको बना करके दे दो। अब अगर जगह है मैदान में तो दोनों अपना एक एक बना लो। कल मैं आईटीओ घाट पर शाम को था। अच्छा, वहाँ हमने आपको एक दिन टीवी पर बताया था कि एक हम लोगों के मित्र हैं जो अस्थायी रूप से वहाँ यमुना की आरती करते हैं और सुबह
तो कुछ साथियों के साथ जाके चिड़ियों जानवरों को दाना डालते हैं, पेड़ों को पानी लगाते हैं। अच्छा जंगल हो गया है। तो उनका आग्रह भी था, मेरी इच्छा भी था, हम लोगों ने दीप जलाई। जो ठेकेदार है उसको कोई समस्या नहीं थी, वो उससे भी मैं मिला। अब जमुना का पानी गंदा है तो बोर बेल करा के, वो शीला दीक्षित का बनाया हुआ घाट है। सही बात यह है कि शीला दीक्षित ने अपने काल में उस घाट को बनाया। घाट के साथ साथ उन्होंने ऐसी जगह भी बनाई कि कल पानी की समस्या हो तो कम पानी में भी लोग कैसे रह के और कर सकें, तो उसमें पानी डाला जा रहा है। अच्छा, लंबे समय से ये पूर्वी दिल्ली और बाकी के जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे वो ही वहां छठ का काम करते थे, ये फैक्ट है। दूसरी पार्टी के लोग उतने सक्रिय नहीं थे, थोड़े बहुत कांग्रेस के थे। तो वो आज भी जाते हैं। उसमें से सवेरे हमारे पास तो वहां का मंडल का अध्यक्ष भी आया था, वो दूसरे कारण से छठ का चंदा लेने के लिए। पूछा कहां जा रहे हो, तो सर आज वहीं हम लोगों की बैठक होगी और वहां की व्यवस्था पर हम बातचीत करेंगे। ये मेरे को उसने बताया है। आपको एकदम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ बता रहा हूं कि हमारी पार्टी की वहां व्यवस्था की दृष्टि से, और आपको भी आना है छठ के लिए, हमको भी निमंत्रण दिया है। तो वो कब्जा करने नहीं है, वहां व्यवस्था की दृष्टि से अलग अलग समूह संगठन जा रहे हैं। अब आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों को अगर ये आदत नहीं है कि छठ व्रत में अलग अलग समूह संगठन पॉलिटिकल पार्टी वहां जाके काम करती हैं, कोई टेंट लगा रहा है, खाने की व्यवस्था वो भी तो वही करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको क्यों रोक रहे हैं? ना, वहां किसी को कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो कह रहा हूं कि आप इस कार्यक्रम के बाद चलिए, वहां कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। जाके आप भी करिए, देखा ना बैरिकेड लगा था वहां। दूसरी ग्रेटर कैलाश वाले वहां की स्थिति यह है कि चूंकि वो पानी गड़बड़ा है, उन लोगों ने एक मैदान भाड़े पर लिया है। उस मैदान को वो घाट में चेंज कर रहे हैं कि सब लोग यहाँ पूजा करें। वहां व्यवस्था हो रही थी, आम आदमी पार्टी के लोग उसको रोकने गए कि नहीं वहीं जाना पड़ेगा, वहां जाओगे तो होगा। उसमें झंझट हो गया, उसका निर्माण रुक गया है। दोनों में अंतर है। यहां तो कोई किसी को रोक ही नहीं रहा है। आप जाइए, शाम को आरती होती है, उसमें भाग लीजिए। आरती में तो 5 लोग तो जाते नहीं, आम आदमी पार्टी या बीजेपी की भी दूसरे लोग उसमें जाते रहते हैं। दूसरे लोग उस आरती का पैसा देते हैं। मामला परमिशन का है ना। देखिए एक्चुअली आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई परमिशन दिलाना बीजेपी के हाथ में, डीडीए से कह के अपनी समिति वाले को परमिशन दिला दिए, तो अब वही कर रहे हैं, हमको वहां करने नहीं दे रहे। हम वहां पिछले 8 साल से कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, अब देखिए ये मसला ऐसा है ना कि इस पे किसी को भी आप सीधे अभी अवधेश जी बता रहे हैं, वो ठीक बात है कि पूजा करने कोई जा सकता है, लेकिन 2025 का चुनाव आ गया है। हाँ, असल बात ये चुनाव इतना, इसके पहले आपने इस तरह का झगड़ा कभी देखा क्या? नहीं देखा होगा। ये इसीलिए है क्योंकि भाई नवंबर ये हो गया ना, अब तो बस दिसंबर बीतेगा, चुनाव शुरू हो जाएगा। असली संकट ये है कि आम आदमी पार्टी को ये साबित करना है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में है। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता जमानत पर बाहर है, वो जमानती है जो है। अब ऐसे में उनको कुछ ऐसे मुद्दे चाहिए और इस सब की बहस कर रहे हैं। तो हम भले विजुअल तो दिख रहा है, टीवी पर चल रहा है वो झाग वाला पानी, लेकिन चर्चा हम लोग क्या कर रहे हैं? घाट बना कि नहीं, कौन बनवा पाएगा? तो ये जो असली मुद्दा है उससे भी थोड़ा हमारा ध्यान भटक जाता है। लेकिन जो लोग भी दिल्ली के हैं उनको ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपको इस जहरीले पानी में छठ जैसा जो सूर्य उगता डूबता दोनों को पूजने का पर्व है, जो जीवन में आशा का पर्व है, उसमें इतनी बड़ी निराशा वाली झांक दिख रही है। और ये जो भाई साहब पीछे दिख रहे हैं ना, जो हंसते मुस्कुराते, वो भाई साहब कहते कि सपरिवार स्नान करेंगे। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि किस दिन अरविंद केजरीवाल जी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल जी के साथ आएंगे और यहां डुबकी लगाएंगे। अब वो हर सवाल के जवाब में कहते हैं देखो मुझे पार्टी को तो अधिकार नहीं है। सुनिए, जमुना की सफाई करनी थी, उनका जवाब तो सुन लीजिए। वो कहते हैं कि मुझे जेल में डाल दिया, अब उन्होंने कहा मेरे जेल में चला गया, देखो सड़कें खराब हो गई, मैं जेल में चला गया, देखो तुमको बिजली के और पानी के बढ़े हुए बिल मिल गए। नहीं तो यही तो अब बिल भरना मत, मैं आके देख लूंगा। अच्छा, तो यही बिल बना है, जेल में रहे बिल बाबू यही थे। नहीं, कितने समय जेल में रहे हैं? 10 साल में क्या? तो वो यही रहे ना कि मैं आपसे जानता हूं कि कितने समय जेल में? मेरे ख्याल में 4-5 महीने, 117 दिन के करीबन 4 महीने है ना। 4 महीने। और 10 साल से सरकार है। 10 क्या बल्कि 11 मान लीजिए, 10 साल 13 से हाँ 13 से, लेकिन 10 साल तो मोटे तौर पर एक सरकार है। उसमें 10 साल में कितना झाग, कितनी यमुना, मैं बार बार हम लोग इसी पर चर्चा कर रहे हैं। घाट की जो छोटी घटना है वो तो नवंबर से जनवरी के चुनाव को लेकर है, पूर्वांचली को लेकर। लेकिन असली जो समस्या है तो छठ व्रती लोटा लेके खड़े हो जाएंगे, घर में भी कर लेते हैं, सोसाइटी में लोग पूल में आ जा रहे हैं। जिसको आस्था है वो तो करेगा ही। सर, तो स्पेशल छठ की पूजा है ना सर, चुनाव के पहले आखिरी छठ की पूजा है। हाँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को भूल रहे हैं कि इस छठ में जब जनता को परेशान होगी, महिलाओं को, तो इस चुनाव में छठी का दूध याद दिला देगी जनता उनको। वोटिंग तो होना है, छठ की पूजा के बाद सूरज किसका? क्योंकि अभी वोटिंग भी होना है, जो कष्ट में रहेंगी। पूर्वांचली वोट के लिए सब कुछ हो रहा है, वो वोट है किसका वैसे दिल्ली में ज्यादा?
अभी मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास काफी हिस्से में रहा है उसका, लेकिन अच्छा। आम आदमी विधानसभा पार्टी ने भी बड़ा कब्जा उस पर किया और इसीलिए बड़ी लड़ाई। पूर्वांचली इतने विधायक हैं आम आदमी पार्टी के पास पूरा लेकिन वोटर उसके पास रहा है बहुत लेकिन लंबा। ऐसा है कि बीजेपी के में भी पूर्वांचल का तो उन्होंने अपना एक समूह भी बनाया है, बड़ा समूह है पूर्वांचल भारतीय जनता। प्रकोष्ठ है, बहुत बड़ा इसीलिए समूह मनोज रहा तिवारी है। जी पार्टी उन्होंने के उसको अध्यक्ष हैं। नर्चर किए हैं, लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया कि आप राजनीति में आओ, ये सब बीजेपी ने किया, पॉलिटिक्स में आओ, चुनाव लड़ो, नेतृत्व तक दिया कि लीडरशिप में भी आओ। अभी भी जो बीजेपी की टीम है उसमें पूर्वांचल के लोग भी हैं, मनोज बिहार तिवारी के को लोग। अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनाया था तो वो मनोज सारे तिवारी को, बीजेपी ने सांसद किए है। हैं। देखिए 2% जमुना पूरे देश का यहाँ है, 80% कचरा और प्रदूषण जमुना का जो है वो केवल दिल्ली के कारण है। इस सबके लिए शर्म और डूब मरने की बात होनी चाहिए। 23 STP यहाँ सुनिए, 23 STP। मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी, मैं आंकड़े भी छोटा लाया हूँ क्योंकि वही आर्टिकल ये खबर और है। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस में थोड़ा विवेकवान लोग हैं, वो ठेके पर STP चलना है, STP पर केवल पहुंच जाएं। कहां कहां थोड़ा निर्माण बाकी है, कौन चल सकता है कितना, और जल का थोड़ा शोधन हो जाए तो लड़ाई के बजाय थोड़े जमुना की कोई शुद्धि करे तो खड़ी सर। हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आपको अब जरा जमीयत उलमा की कल जो दिल्ली में उनका जो कार्यक्रम हुआ था इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर, उसमें प्रमुख तौर पर यह बात कही गई कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल और दूसरा UCC ये हम देश में आने नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसे ही कहा गया, ये तो लागू नहीं होगा, सरकार ये भूल जाए कि वो ये कर रही है। फिर ये भी बढ़कर कहा अरशद मदनी ने तो कि आप हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहते हो, समझ लो ये देश नहीं बचेगा, देश बर्बाद हो जाएगा। अरशद मदनी की कुछ नई बात कल, क्योंकि लंबा था सुन नहीं पाए थे, एक और बात सुनवा रहे हैं आपको। आपने जिस सियासत को इख्तियार किया, आप 2 इलेक्शन पहले देखिए किस कुव्वत के साथ बीजेपी आई थी। आपने जिस पॉलिसी को इख्तियार किया, सेकुलरिज्म को आग लगानी चाहिए, उसका नतीजा इस इलेक्शन में क्या हुआ? बीजेपी हार गई। मैं कहता हूं कि अगर चंद्रा बाबू नायडू की बैसाखी न होती और उधर नीतीश कुमार की बैसाखी न होती तो बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना सकती थी। क्यों हुआ? वो जो 14 साल पहले इतनी कुव्वत के साथ आई थी कि लगता था किसी दूसरी जमात का चिराग ही नहीं जल रहा है, वो चिराग आज बुझ कैसे गया? इस पॉलिसी की वजह से। मुल्क की पॉलिसी अगर भाई भाई की होगी, मुल्क जिंदा रहेगा। एक बाप की औलाद 5, 4, 3 अगर प्यार और मोहब्बत के साथ रहेंगे, वो घर आबाद रहेगा। अगर दुश्मनी होगी, सब बर्बाद हो जाएंगे। हमारी ये पॉलिसी है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के साथ भाई भाई हैं। सब बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा ही चलता रहा तो। और बीजेपी तो खुद बर्बाद होते होते बच गई, जो वो कह रहे हैं 2024 में। देखिए, पहली बात तो ये कि जब ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म वाली पॉलिसी के साथ कुव्वत थी, वो आ गई थी, तो 14 का चुनाव तो कोई सेकुलरिज्म वाली पॉलिसी नहीं थी। 14 का चुनाव तो सबसे जो बड़ा मुद्दा था वो 19 के चुनाव में भी था, क्योंकि कपिल सिब्बल साहब इन्हीं की जमात के कुछ दूसरे लोगों के लिए चले गए थे सुप्रीम कोर्ट और कहा भैया राम मंदिर बनेगा तो और मत मिल जाएगा। हालांकि 303 सीटें जीत गई। 282 जब जीती थी तब भी वो आई थी। और विरोध में जो कह रहे हैं भाई भाई, वो तो तब भी वोट नहीं दे रहे थे, अब भी वोट नहीं दे रहे हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी की पॉलिसी बदली। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास करना है, सबका विश्वास भी लेना है, सबका प्रयास भी कराना है। तो जो सबका प्रयास वाले थे वो लग गए और उन्होंने 240 पे लाके खड़ा कर दिया। पॉलिसी सेकुलरिज्म वाली, फ्रॉड सेकुलरिज्म वाली जो भी करेगा तो मुश्किल होगी। और जहां तक रही बात भाई भाई की, तो एक भाई को दूसरी आंख से, एक भाई को दूसरी आंख से देखा जा सकता है क्या? पॉलिसी तो एक बराबर बनेगी ना। किसी भी जगह पर जब देश में सब भाई भाई हैं तो हिंदू के लिए अलग पॉलिसी, मुसलमान के लिए अलग पॉलिसी, हिंदू लड़की अलग, मुसलमान लड़की अलग, सिख लड़की अलग, ईसाई लड़की अलग। कैसे हो सकता? मौलाना साहब बोल क्या रहे हैं? बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, सब भाई भाई। ये जब भाई भाई बोलते हैं तो हिंदी चीनी भाई भाई टाइप नजर आने लगता है कि भाई भाई करते रहो और जब मौका मिले तब खटाक से काट दिया। ये वाला नहीं चलने वाला है।
अगर आप ये मानते तो वक्फ जैसी चीज क्यों होनी चाहिए? आपको तो आज इस मंच से अच्छा वक्फ पर कल, अच्छा आपने याद दिलाया, इसका जवाब आ जाए, क्योंकि वक्फ पर कल असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा बहुत सारे मंदिरों के पास कितनी जमीनें हैं, इसका डेटा डाला है कि मंदिर के पास जमीन हो सकती है, तो फिर ये वक्फ क्यों नहीं हो सकता, वक्फ बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? नहीं तो मस्जिद के पास भी जमीन हो, इसमें कौन सी बुराई है? मैं तो कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी वो वक्फ के बहाने जमीन पर कब्जा करने के बजाय अपनी कोई कमाई हुई जमीन दे दे किसी मस्जिद को, और वहां बढ़िया विद्यालय चलाएं, बढ़िया बच्चों के लिए अस्पताल चलाएं, लोगों के लिए विद्यालय चलाएं, सब काम करें। मंदिरों के पास जो जमीन है, मंदिरों ने उसको हिंदू जो है उन्होंने दिया है, उससे किया, और उस पर बाकायदा जितनी भारत सरकार की जो धाराएं कानूनी चीजें होती हैं वो सब लागू होती हैं। वहां कोई अलग से ट्रिब्यूनल थोड़ी ना है। आपको अगर कोई संपत्ति का विवाद है तो आप वहां जाएंगे, उसी तरह से रहेंगे। और क्या वो डीएम को सारे अधिकार होते हैं? वो तो कभी कहते ही नहीं कि डीएम को अधिकार क्यों नहीं। और तो और ज्यादातर मंदिरों में तो जो रिसीवर बैठा हुआ है वो डीएम है, सरकार चला रही है उसको। तमिलनाडु में तो वो व्यक्ति चला रहे हैं स्टालिन के परिवार के, जो पूरी तरह से कह रहे हैं कि सनातन खत्म हो जाए, डेंगू, मलेरिया, एड्स, HIV, जाने क्या क्या बोल रहे हैं, वो चला रहे हैं, लेकिन वो सरकार में है तो चला रहे हैं। तो ये सब कहते हुए ओवैसी साहब जो वक्फ को समाप्त करने का है उसकी दलील पक्की कर रहे हैं। संशोधन वाला तो सरकार थोड़ा नरम चल रही है, इस पे तो सही नरम है है, अभी पूरा नरम है। भाई भाई देखिए, जो मदनी साहब कह रहे हैं भाई भाई है, मैं तो कह रहा हूं भाई भाई को आप आग मत लगाइए। एक के धर्म स्थलों को आप दूसरी तरह से देखेंगे, दूसरे को आप करेंगे तो आग लगेगी। आग लगाने से बचिए। एक स्टेटमेंट और आज अखबारों में है, गिरिराज सिंह जी बहुत चर्चा में रहे पिछले दिनों। बिहार में उन्होंने यहाँ हिंदू स्वाभिमान यात्रा ऐसा निकाला था, उन्होंने वक्फ पर कहा है कि राहुल गांधी देश में गृह युद्ध कराना चाहते हैं वक्फ के बहाने। वो राहुल गांधी को बोल रहे हैं। सर गिरिराज सिंह जी जो मर्जी आए बोल सकते हैं। अभी उन्होंने पूरे हिंदुओं को वहाँ पर खासतौर से बिहार में तो एकजुट कर लिया है, तो ये भी एक बड़ी ताकत पार्टी के लिए खड़ी हुई होगी। देखिए राजनीतिक बयान चाहे वो मदनी साहब दें, गिरिराज सिंह जी दें, वो सब अलग तरीके का है। हमें ये समझना है कि मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि सरकार ये कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, या कोशिश करने के बाद भी क्यों नहीं कन्विंस कर पा रही कि वक्फ का मसला अमीर मुसलमानों और गरीब मुसलमानों के बीच का है, जिसे मैं ऐसा समझता हूँ। किसको कन्विंस करें? मुसलमानों को, और किसको करना है? यही तो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं ना जेपीसी में, यही लोग तो गए हैं। नहीं, इनको आप कन्विंस करेंगे? नहीं, आपको लगता है मदनी जी कन्विंस हो सकते हैं? कन्विंस तो फिर तो किसी भी इशू पर आप कन्विंस मत कीजिए। कन्विंस करने का भी तो एक तरीका होगा कि आप बातों को समझाएंगे लोगों, और मदनी साहब को नहीं, आप सीधे लोगों, क्या भारत की सरकार या मोदी जी की सरकार मुसलमानों के साथ डायरेक्ट इस बात पर बात कर रही है, या जो उनके नेता, मतलब डायरेक्ट बात का मतलब कोई और जो मुस्लिम नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके सहयोगी दलों के, जो मान लीजिए उनकी बात हो रही है, नायडू साहब की बात हो रही है, नीतीश कुमार जी की बात हो रही है, तो क्या वो निकल कर आए और वो बोलें अपनी कम्युनिटी में जाकर कि भाई ये बात असली मसला ये है। अब आप ये बात करेंगे नहीं, और यदि आप इससे परेशान हो रहे हैं कि वो मदनी साहब ने इतने लोगों, 50,000 लोगों को, जेपीसी बनी तो इसीलिए थी, जेपीसी इसीलिए बनी, अभी भी बात कर रही है, लेकिन जेपीसी में अब तो ये शिकायत हो रही है। कन्विंस करने के लिए नहीं बनी है जेपीसी, तो वक्फ बिल के जो टेक्निकलिटीज हैं उस पर चर्चा करें। जितने लोगों को वो, जितनी संस्थाओं के लोगों को बुलाया गया वहां अपने विचार रखने के लिए, उसमें से बहुत सारे लोगों ने यही कहा ना, नहीं आप कुछ मत कीजिए, अभी कुछ बढ़िया चल रहा है, जब भी आपको कुछ सरकार को हाथ डालने की जरूरत नहीं। बहुत लोगों ने कहा है बदलिए, ज्यादातर ने यही कहा, इसीलिए तो विवाद हो गया कि खरगे जी का कब्जा निकल आया। और असली समझिए ना, जो कल अब तो सर नौबत आ गई कि शायद जल्दी कुछ हफ्तों में बिल पार्लियामेंट में आ जाएगा। जेपीसी विपक्षी नेताओं ने समय मांगा है और बढ़ाने के लिए, जेपीसी के लिए।